So today guys, welcome back to my YouTube channel and we are now going to discuss how to define the quotient space. So आज हम लीनियर अलजेब्रा के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे क्वोशिएंट स्पेस के बारे में, जो कि लीनियर अलजेब्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के अंतर्गत माना जाता है क्वोशिएंट स्पेस के। उसके बारे में हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि क्वोशिएंट स्पेस एक न्यू टॉपिक है, उसे डिफाइन करने पहले हमें समझना होगा क्या क्वोशिएंट स्पेस होता है। उसके बाद हम आगे आज पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि जैसे कि V एक हमें एक वेक्टर स्पेस मान लो दिया गया है और एक सब स्पेस दिया गया है W। V एक वेक्टर स्पेस है तो उसका अपना एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, उसका अपना एक स्केलर एडिशन होगा जो डिफाइन किया गया होगा। उन्हीं की सहायता से हेल्प से हमें एक न्यू प्रकार के कह सकते हैं कि स्पेस डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट मान के चलते हैं कि हमें एक बी एक वेक्टर स्पेस दिया गया है ओवर एक फील्ड एफ पे और एक डब्ल्यू एक सब स्पेस दिया गया है। और हम क्या करते हैं कि जो वी एक वेक्टर स्पेस है तो उसका अपना वेक्टर एडिशन होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। उन्हीं की सहायता से हमें एक न्यू प्रकार के क्वोशिएंट स्पेस को डिफाइन करना है, यानी न्यू प्रकार के स्पेस को डिफाइन करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर करेंगे क्या कि जो दिया गया है गिवन उन्हीं का यूज करते हुए हमें नए प्रकार के स्पेस को डिफाइन करना है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि एक सेट हम R डिफाइन करेंगे। R को हम B क्रॉस बी से डिफाइन करेंगे कि जो V वेक्टर स्पेस दिया गया उसी में से कुछ एलिमेंट को लेकर हम डिफाइन करेंगे। तो लेट हम डिफाइन करते हैं कि R इक्वल्स टू R में किस प्रकार के एलिमेंट आएंगे, V1 कामा V2 बिलोंग टू V क्रॉस B सच दैट V1 माइनस V2 बिलोंग्स टू W से जो एलिमेंट होंगे इसी प्रकार के एलिमेंट R में आएंगे। मतलब कि R जो हमें सेट डिफाइन करने जा रहे हैं वो V क्रॉस B से डिफाइन करेंगे, मतलब उसी से हमें एलिमेंट को लिया जाएगा। और जो ये सेट होगा वो V क्रॉस B का सबसेट तो होगा ही, मतलब उसके कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से आ रहा है तो उसका सबसेट तो होगा ही। तो उसमें किस प्रकार एलिमेंट आएंगे कि V1 कामा V2 पेयर वाइज एलिमेंट उसमें आएंगे, लेकिन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि V1 माइनस V2 बिलोंग टू W में हो। तो एक बात समझ में आ गई कि इस प्रकार हमने R डिफाइन कर लिया। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे कि जो R को हम डिफाइन किए हैं, जो ये रिलेशन डिफाइन किया गया है एक सिंपल रिलेशन नहीं है, एक बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन होने जा रहा है जिसे हम अभी डिफाइन करेंगे। ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया है, मतलब जो रिलेशन में डिफाइन किया है इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया है। तो लेट डिफाइन करते हैं इसे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इसे हम प्रूव करते हैं। तो अब क्या आता है कि जैसे कि हम यहाँ पर क्लेम करने जा रहे हैं कि आर एच इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ऑन वी पे। ऑन वी पे तो हमें उसके लिए तीन चीज़ों को दिखाना पड़ेगा इक्विवेलेंस के लिए, कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाना पड़ेगा। तो पहले हम दिखाएंगे कि आर इज ए रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए क्या है कि सेट में से अगर हम V1 कामा अगर ए या वी सेम एलिमेंट लें तो सभी एलिमेंट की इमेज सेम मिले, हर एक V के लिए वही सेम इमेज मिलना चाहिए, V मिलना चाहिए। अगर तो V कामा B अगर R में लें फॉर V एवरी V बिलोंग टू V, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि डिफिनीसन अगर अनुसार चलें तो क्या है V कामा B अगर R में जाएगा, मतलब कि R का एलिमेंट V कामा V आ रहा है तो R में आने की कंडीशंस क्या है कि V1 कामा V2 बिलोंग टू R इफ़ V1 माइनस V2 बिलोंग टू W। तो यहाँ पर V1 V2 सेम हो गया है तो V माइनस V क्या हो गया, जीरो हो गया। और जीरो तो W में बिलोंग करेगा क्योंकि W तो एक सब स्पेस है तो जीरो बिलोंग करता ही है उसमें। तो यह क्या हो गया कि इस प्रकार V1 कामा V मतलब जो V कामा V ये बिलोंग कर गया W में, तो W बिलोंग करेगा तो मतलब ये R में बिलोंग कर गया। तो इस प्रकार कह सकते हैं V रिलेटेड टू V या सो R इज ए रिफ्लेक्सिव। अगला हमें क्या दिखाना पड़ेगा, सिमेट्रिक। आर को सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करेंगे कि लेट अगर V1 का V2
आर में बिलोंग कर रहा है, मतलब कि इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं V1 रिलेटेड टू V2, तो उसका मतलब क्या कि V2 का V1 भी आर में बिलोंग करे। तो हम डिफिनीशन से पहले चलते हैं। एम तो हमारा V2 का V1 को आर में दिखाना है, तो जो डिफिनीशन उसके अनुसार चलते हैं कि अगर V1 का V2 बिलोंग टू आर है तो V1 माइनस V2 बिलोंग टू W में होगा, तभी तो V1 का V2 बिलोंग टू आर में आएगा। अगर डिफिनीशन में चलते हैं, जो डिफिनीशन दिया गया कि V1 माइनस V2 बिलोंग W, तो ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, जो V1 माइनस V2 है बिलोंग टू W है, इसको हम इस प्रकार के लिख सकते हैं कि V1 माइनस V2 बिलोंग टू W, -1 से मल्टीप्लिकेशन कर ले, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, हमने कोष्टक में भी लिखा है कि W सब स्पेस भी क्या है, तो उसमें जो सब स्पेस है तो एक वेक्टर स्पेस भी होगा, तो उसके अंदर सारे कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा। तो V2 माइनस V1 इस प्रकार W बिलोंग कर गया। जो V2 माइनस V1 W बिलोंग कर गया, तो V2 का V1 आर में बिलोंग करेगा ही, क्योंकि जो शर्त है आर की, जो डिफिनीशन है यहाँ पर आर की डिफिनीशन से ये हो गया कि आर डिफिनीशन क्या है कि V1 माइनस V2 बिलोंग W, तो V1 का V2 बिलोंग टू आर में हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर भी हो गया। सो आर सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम दिखाएंगे कि आर एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, सिंपल रिलेशन नहीं, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो आर को ट्रांजिटिव भी दिखाने के लिए हमें वही करना पड़ेगा कि ए कामा बी बिलोंग टू आर हो, बी कामा सी बिलोंग टू आर में हो, तो ए कामा सी कामा ए भी बिलोंग टू आर में हो। उसी प्रकार दिखाएंगे। लो ले लेते हैं कि V1 V2 सेट एक है, V2 V3 बिलोंग टू आर हो गया। तो हम दिखाना पड़ेगा हमें कि V3 कामा V1 बिलोंग टू भी आर है। हमारा अल्टीमेटम एम यही है। तो जो हमारा जो गिवन है उसी के अनुसार हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो V1 कामा V2 बिलोंग टू आर है, तो डिफिनीशन के आर की जो डिफिनीशन है, जिस प्रकार आपको हम लोगों ने आर को डिफाइन किया है, उनके अनुसार क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 बिलोंग टू W हो जाएगा और V2 माइनस V3 बिलोंग टू W हो जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं हम, वेक्टर स्पेस है तो इसमें वेक्टर एडिशन भी सब स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस तो होता ही है। इसमें कह सकते हैं कि वेक्टर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों होंगे, तो वेक्टर एडिशन की डिफिनीशन लगा दें, इन वेक्टर दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर क्या आएगा, केवल V1 माइनस V3 V1 माइनस, तो क्या हो गया, V1 माइनस V3 बिलोंग W का हो गया। जो V1 माइनस V3, तो V1 माइनस V3 बिलोंग W हो गया। जो V1 माइनस V3 बिलोंग W हो गया, तो आर की डिफिनीशन से क्या होगा, V1 कामा V3 बिलोंग टू आर हो गया। इस प्रकार कह सकते हैं कि सो आर इज क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो हमने उसे आर को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखा दिया। हमें फ़ायदा क्या होगा, क्यों हम दिखा रहे हैं इक्विवेलेंस, कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन आर पे बनेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ को हम इसे डिफाइन करेंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा यूँ कि जब आर क्या होगा, इस प्रकार आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन वी हो गया। अब हम जानते हैं, हमने पार्ट 1 पढ़ा था बीस से, कि इक्विवेलेंस रिलेशंस जब बन जाते हैं तो हम उनसे पार्टीशन प्राप्त हो सकता है। जब पार्टीशन प्राप्त हो जाएगा तो हम इक्विवेलेंस क्लासेस निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंस क्लासेस निकल जाएंगे तो सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस को ही बोला जाता था क्वोशंट सेट। तो यहीं से हमारी जो कह सकते हैं मार्ग यहीं से जा रहा है, तो इस प्रकार हम इसलिए सब कुछ कर रहे हैं। अब इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया तो इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगा, पार्टीशन कर लेंगे हम, तो इस प्रकार हम क्वेश्चन सेट तक पहुंच जाएंगे। उसी के लिए सब कुछ हो रहा है। तो इस प्रकार ये इक्विवेलेंस रिलेशन हमने आर को डिफाइन कर दिया। अब हम क्या दिखाएंगे कि हम अब क्या डिफाइन करना पड़ेगा, इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास के डिफिनीशन के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या होता है इक्विवेलेंस क्लास डिफिनीशन, अगर हमें पार्ट 1 में याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम फिर से यहीं पर आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें क्या होता था कि जैसे कि अगर कोई मान लेते हैं कि लेट वी से यहीं से देख लेते हैं कि वी बिलोंग टू वी ले लें, देन द जो इक्विवेलेंस क्लास होगा वी का, वी मॉडलो आर इज डिनोटेड बाई आर वी। हम वहाँ पर क्या डिफाइन करते थे, उसे यहाँ पर जैसे मान लो एक्स का इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं तो उसे आर एक्स डिफाइन करते थे, या उसे कह सकते हैं मिडिल ब्रैकेट में एक्स से डिफाइन करते थे। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी जैसे वी का निकालने जा रहे हैं तो आर वी से डिफाइन करेंगे, आर वी से डिनोट करेंगे। तो वहाँ पर डिफिनीशन क्या होती थी कि आर एक्स का, जैसे एक्स का इक्विवेलेंस क्लास निकालना होता था तो क्या होता था कि इसमें क्या था, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते थे, वाई बिलोंग टू जैसे कोई